हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। और जो लोग नए हैं उन लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। इससे पहले इस चैप्टर की बहुत सारी क्लासेस बन चुकी है, डल चुकी है इस चैनल पे, तो पहले आप वो जाके देख सकते हो। और चलो, बाकी जिन लोगों को पता है उन्हें पता है कि आज का हमारा टॉपिक कौन सा है। आज का हमारा टॉपिक है आद्य बैक्टीरिया। क्लियर है। तो बैक्टीरिया जो है 2 टाइप के होते हैं, एक आद्य बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। तो चलो देखते हैं इसमें अंतर क्या होता है दोनों में। तो आद्य का मतलब क्या होता है, ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे कि अत्यंत लवणीय क्षेत्र जिसको हम लोग हैलोफिल कहते हैं, गर्म झरने जहाँ जिसे हम लोग थर्मो एसिडोफिल कहते हैं, एवं कच्छ के क्षेत्र जिसको हम लोग मीथेनोजन कहते हैं। ठीक है, मीथेनोजन में ये पाए जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं कि यहाँ पे 3 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। एक हैलोफिल बैक्टीरिया, दूसरे थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया और तीसरे मीथेनोजन बैक्टीरिया। क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो हैलोफिल कहाँ पाए जाएंगे, अत्यंत लवणीय क्षेत्र में। थर्मो एसिडोफिल, देखो थर्मो का मतलब ही गर्म समझ में आता है, मतलब थर्मस, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए गर्म झरने में पाए जाने वाले बैक्टीरिया है। मीथेनोजन, ये कच्छ क्षेत्र यानी दलदल नहीं है, दलदल वाला एरिया देखा है आपने, कच्छ का क्षेत्र जो होता है ना, तो उसको वहाँ पे ये पाया जाता है मीथेनोजन। इसके बाद आद्य बैक्टीरिया की बात करते हैं तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति। आद्य बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। देखो क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं, ये याद रखना लाइन टू लाइन। आपसे क्वेश्चन पूछा कि आद्य बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में अंतर क्या है, तो याद रखना है कि इनकी कोशिका भित्ति में जो है भिन्नता देखने को मिलती है। क्लियर है, इसलिए ये दोनों क्या है, अलग अलग है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्था में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ये प्रतिकूल परिस्थिति में भी क्यों जीवित रह लेते हैं, क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति में जो है कुछ ऐसी फीचर्स या ऐसी विशेषता पाई जाती है कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो है ये रह लेते हैं। मीथेनोजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। मीथेनोजन अनेक रूमिनेंट पशु जैसे कि गाय और भैंस के आंत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पशु जिसमें मीथेन पाई जाती है तथा इनके गोबर में मीथेन यानी कि बायोगैस जिसको हम लोग कहते हैं का उत्पादन ये होता है। तो ये याद रखना, जो इसमें बायोगैस बनती है ना, ऐसे पशुओं को हम लोग रूमिनेंट पशु कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या मीथेनोजन बैक्टीरिया पाया जाएगा यहाँ पे, तो ये याद रखना है। मीथेनोजन पढ़ चुके हम लोग। मीथेनोजन अनेक रूमिनेंट पशु जैसे कि गाय और भैंस की आंत में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर में मीथेन गैस इसलिए बनती है। तो ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मीथेन गैस जो है कौन बनाता है और कहाँ बनाता है और उसमें कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है मीथेनोजन बैक्टीरिया इसमें पाया जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं यू बैक्टीरिया। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यू बैक्टीरिया की बात करते हैं तो हजारों बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया, अच्छा ये याद रखना, इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक बैक्टीरिया, इसको कहते हैं झूठा बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को, सॉरी ये आद्य बैक्टीरिया, ये झूठा बैक्टीरिया, ये सच्चा बैक्टीरिया यानी कि वास्तविक बैक्टीरिया। चलो देखते हैं हम लोग। तो एनसीईआरटी माता कहती है कि हजारों यूकैरियोटिक अथवा ये वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कसाब जिसके द्वारा वो चलता है, तो चल बैक्टीरिया की जाती है। ठीक है, किससे पहचान की जाती है, तो कठोर कोशिका भित्ति। ठीक है, ये याद रखना है कि बैक्टीरिया में कठोर कोशिका भित्ति होती है और यहाँ पे एक कसाब पाया जाता है जिसके द्वारा वो चलता है। क्लियर है यहाँ तक के, तो ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो साइनोबैक्टीरिया। सो 1 मिनट, साइनोबैक्टीरिया जिसे हम लोग नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है इनके बारे में, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषी सौपोषी होते हैं। चित्र 2.2 कहाँ गया, ये गया। ठीक है, अभी देखते हैं। ठीक है, बैटरी हो गई मेरी कम, तो फिर भी हम लोग लेक्चर तो हमको देखना ही है। सो 1 मिनट, चलो कंटिन्यू करें। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं, कॉलोनी होते हैं यानी कॉलोनी बनाते हैं। ये देखो, ये कॉलोनी बहुत सारी बनाई है इन्होंने। इसके बाद हम लोग, चलो साथ में डायग्राम भी अगर दिख जाए तो हम लोग बात करते हैं इसकी भी।
देखो कॉलोनी होते हैं, बहुत सारी कॉलोनी बनाते हैं। तंतुमय होते हैं, देखो ये तंतु अलग अलग है, तंतुमय होते हैं। अलवनी जलीय समुद्र एवं स्थलीय शैवाल इन्हें हम लोग कहते हैं, मतलब ये समुद्र में भी देखने को मिलते हैं और स्थल में भी, ठीक है, और एक प्रकार के शैवाल है। इनकी कॉलोनी प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है, तो ये आपको याद रखना है। ये देखो ये यहाँ पे ये अक्षत, ये देखो ये जेलीनुमा पदार्थ, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जेलीनुमा पदार्थ से ढकी रहती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जिसको श्लेष्मी अक्षत यहाँ पे लिखा हुआ है, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते, कई बार क्वेश्चन आया है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्लियर है? कहाँ पाए जाएंगे साइनोबैक्टीरिया? तो साइनोबैक्टीरिया जहाँ प्रदूषित जल होगा वहाँ बहुत अच्छे से, इनको प्रदूषण बहुत पसंद है, तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। जहाँ प्रदूषण है समझ जाओ कि साइनोबैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जैसे नॉनस्टॉक और एनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेस्टोसिस नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये जो साइनोबैक्टीरिया है इसमें 2 सेल पाई जाती है। ये बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे, ये याद रखना है, यहाँ पे एनसीईआरटी ने पूरा नहीं लिखा है, तो ये बैक्टीरिया नहीं है, ये कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया पढ़ रहे हैं हम लोग। तो साइनोबैक्टीरिया के पास 2 बहुत इंपॉर्टेंट कोशिका होती है, याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आया है। कौन सा? नॉनस्टॉक और एनाबिना। क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। क्लियर है? यानी जो जमीन से जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम होता है ना, वो इनका होता है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे क्या होता है, हिंदी एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें गलत हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आया है सेल से, तो ये टेस्टोसिस्ट नहीं है, ये सेल का नाम है हेट्रोसिस्ट। क्लियर है? इंग्लिश एनसीईआरटी में आप जाके देख सकते हो, तो ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया है, ये याद रखना है। ये हेट्रोसिस्ट है, ना कि टेट्रोसिस्ट नहीं है, ये हेट्रोसिस्ट सेल है। क्लियर है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये हेट्रोसिस्ट सेल है। तो विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं, क्या स्थिर कर सकते हैं? नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, ये कई बार क्वेश्चन आया है। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइड एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उससे जो है मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए किया जाता है। क्लियर है? मतलब इससे क्या होता है, अमोनिया फिक्सेशन से हमको एटीपी मिलते हैं। तो ये जो है यहाँ पे रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया, ये नाइट्रेट, नाइट्राइड और अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उसको ऑक्सीकृत करके यहाँ से बहुत सारी ऊर्जा को मुक्त करते हैं एटीपी के उत्पादन के लिए। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे नीट में कि जो है ये जो साइनोबैक्टीरिया है यहाँ पे किसका किसका ये स्थिरीकरण करता है, तो ये याद रखना है। या पुनर्चक्रण करता है तो नाइट्रोजन का भी, फास्फोरस का भी, आयरन का भी और सल्फर का भी। क्लियर है? चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं परपोषी बैक्टीरिया की। परपोषी यानी कि जो दूसरों पर निर्भर करता हो। क्लियर है? तो यहाँ पे प्रकृति में बहुलता में पाए जाते हैं ये परपोषी बैक्टीरिया, और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये देखो, तो मनुष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कैसे होते हैं, मतलब ये मनुष्य को नुकसान भी पहुंचाते हैं, फायदा भी पहुंचाते हैं, तो ये बड़े उपयोगी होते हैं। जैसे दूध से दही बनाना, हमारे लिए तो अच्छी बात है ना कि दूध से दही बनाते हैं ये वाले बैक्टीरिया। प्रतिजैविकों को उत्पादन में, यानी कि जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बनती है रोगों से लड़ने के लिए, उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेग्यूम पादप की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। लेग्यूम पादप कौन से होते हैं? जितने भी दाल वाले जो पौधे होते हैं ना उसे लेग्यूम पादप कहते हैं। क्लियर है? तो ये याद रखना है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है लेग्यूम पादप वाले पौधे कौन से होते हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं, मतलब कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, रोगजनक होते हैं, यानी कि रोगों को फैलाते हैं। तो वो कौन से होते हैं? जो मनुष्यों में, फसलों में, फार्म में एवं पालतू पशुओं को हानि पहुँचाते हैं। तो विभिन्न बैक्टीरिया के कारण क्या क्या हो जाता है? हैज़ा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, टिटनेस हो जाता है, साइट्रस हो जाता है, कैंकर हो जाता है। ये जैसी बीमारी जितनी भी है ये बैक्टीरिया से होती है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो इतनी बीमारी है ये किसकी वजह से हो रही है? बैक्टीरिया की वजह से। अब हम लोग बात करते हैं, हैज़ा पता होगा आपको, टाइफाइड पता होगा, टिटनेस, साइट्रस, कैंकर ये नहीं पता होगा
तो आप हल्का फुल्का बाबा गूगल कर सकते हो, हालांकि आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है डिटेल में, तो ये याद रखना है। हालांकि एक 12th में जो है ना डिसीज़ वाला चैप्टर हम लोगों को देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ डिसीज़ को, जो टाइफाइड वगैरह को तो देखेंगे ही देखेंगे। चलो तो आगे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया कोशिका विभाजन करेंगे। कोशिका विभाजन क्या होंगी, एक कोशिका डिवाइड होकर क्या हो जाएंगी, दो कोशिका में परिवर्तित हो जाएंगी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो आपके दिल में भी ख्याल आना चाहिए। हालांकि मैं नीट का एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, आपके दिमाग में, आपके माइंड में, आपके दिल में ये ख्याल आना चाहिए। तो कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं। बीजाणु क्या होते हैं, तो हम लोग बात करते हैं। देखो प्रजनन में जो है ना, जब जनन की बात करें या प्रजनन की बात करें, 12th में एक टॉपिक है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको तो दोनों टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, और अगर आप 11th में हो तो कोई बात नहीं, आपने शायद 10th वगैरह में पढ़ा होगा। तो जनन के 2 टाइप होते हैं, एक जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल, यानी कि अजनन नहीं, असेक्सुअल को हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन, और इसको हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। क्लियर है। तो अलैंगिक जनन का एक टाइप होता है बीजाणु जनन। क्लियर है। तो ये विपरीत परिस्थिति में बीजाणु बनाते हैं, या याद रखना है। इसके बाद ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, अभी बताया मैंने, या लैंगिक भी करेंगे। अलैंगिक जनन कौन सा, बीजाणु द्वारा। लैंगिक जनन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। तो ये याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं कि लैंगिक जनन में कैसे होगा, एक ये बैक्टीरिया होगा, एक ये बैक्टीरिया होगा, और यहाँ पे डीएनए का स्थानांतरण होगा। क्लियर है। तो ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं। देखो तो यहाँ पे बैक्टीरिया खत्म हो गया, क्या क्या पढ़ा अभी तक के, बैक्टीरिया पढ़ चुके, साइनोबैक्टीरिया पढ़ चुके। अब हम लोग तीसरा पढ़ने वाले हैं माइकोप्लाज्मा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया। देखो इतना सा पढ़ना है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। क्लियर है। चलो तो पहले तो ये देख लेते हैं हम लोग, ये जो लैंगिक जनन, एक विभक्त होता हुआ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया है, और ये इसका डीएनए है, ये कोशिका भित्ति है, ये कोशिका झिल्ली, और ये जो है डीएनए। ठीक है, ये भी डीएनए है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे देखो ऐसे होता है, ये दोनों आपस में डीएनए ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, ऐसे, और यहाँ से एक कॉन्ट्रैक्शन होगा इस टाइप से, और ये डीएनए मटेरियल जो है इसका आदान प्रदान हो जाएगा। क्लियर है। चलो माइकोप्लाज्मा देखते हैं। तो माइकोप्लाज्मा की बात करें तो ऐसे जीवधारी, माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी है जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, कई बार क्वेश्चन आया है कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो पहले तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। सबसे छोटी कोशिका होती है, कई बार क्वेश्चन आया ऐसी कोशिका, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आया है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा। अब क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी कोशिका है जो सबसे छोटी है जिसमें कोशिका भित्ति भी नहीं होती, तो माइकोप्लाज्मा। इसके बाद याद रखना है जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह लेती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकती है, तो आंसर क्या है, माइकोप्लाज्मा। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणी और पादपों के लिए रोगजनक होती है, यानी ये रोगों को फैलाती है। अब कौन से रोग एनसीईआरटी माता ने हमको नहीं बताया तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है। सो 1 मिनट। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। तो आज हम लोगों ने मोनेरा जगत खत्म यहाँ पे, ठीक है ना। कल से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, प्रोटिस्टा जगत। अभी यहाँ से मोनेरा जगत खत्म। आज क्या क्या देखा हम लोगों ने, देखो मोनेरा जगत का बेसिक इंट्रोडक्शन इससे पहले वाली क्लास में देखा था। आज हम लोगों ने देखा आद्य बैक्टीरिया क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, हेलोफिल, एसिडोफिल और मीथेनोजन। क्लियर है। और ये जो है याद रखना, गोबर गैस में मीथेन गैस पाई जाती है, क्योंकि मीथेनोजन और रूमिनेंट पशुओं में ये देखने को मिलेगा। यू बैक्टीरिया में हम लोगों ने देखा कि ये पहचान कैसे होती है, कसाब होता है कोशिका भित्ति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, साइनोबैक्टीरिया। क्लोरोफिल होता है, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। 2 कोशिका मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, नॉन स्टॉक एनाबीना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। हेट्रोसिस्ट सेल पाई जाती है, टेट्रोसिस्ट नहीं पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कुछ चीज़ें देखी, ये बेसिक चीज़ें हैं, और यहाँ से ये सारी चीज़ें, ठीक है। कैसे ट्रांसफ़र होता है,
माइकोप्लाज्मा तो पूरा पूरा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से वीडियो को आप लाइक कर दो और कमेंट्स करके बताओ मुझे कि क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। अगर क्लास हेल्पफुल है तो आपको कमेंट्स बॉक्स में यस टाइप कर देना है और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करते हैं। अगर नए हो चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसी वैल्यूबल क्लास आपको लगातार मिलते रहे और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।